हेलो फ्रेंड, आर के एजुकेशन क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलाम्ब। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, तो आंसर हो जाएगा मीटर। विस्थापन की एसआई मात्रक मीटर होता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की मात्रा की इकाई एक समान है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की मात्रा एक समान है। कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है, प्रतिरोध के ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति की इकाई क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। शक्ति की इकाई वाट है। दाब का एसआई इकाई क्या है। दाब का एसआई इकाई क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुपातिक दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12 है, बल की एसआई यूनिट क्या है। बल की एसआई यूनिट क्या है। आंसर हो जाएगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका इकाई होता है। आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका इकाई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक निकाय का। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। निम्न में से किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल और उत्क्षेप बल। बल और उत्क्षेप बल जो है दोनों का एसआई इकाई समान होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका एसआई इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण का। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर त्वरण का एसआई इकाई है। डैश की एसआई इकाई न्यूटन होता है। वजन और बल का एसआई इकाई जो होता है न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी, एसआई इकाई न्यूटन होता है बल और वजन का। निम्नलिखित में से कौन सा ताप का एसआई इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई इकाई है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय है जो सापेक्ष राशि नहीं है। एक एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है। एक एटमॉस्फेयर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.01 × 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है।
एक एटमॉस्फेयर जो होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूल। कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, यह सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, यह भी बात सही है। समुद्री मील नौचालन की दूरी की इकाई, यह भी बात सही है। लेकिन डॉप्सन उष्मा की इकाई है, यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि डॉप्सन जो है उष्मा की इकाई है, यह बात गलत है। भार का एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है। संवेग का इकाई क्या है? संवेग का इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, संवेग का इकाई क्या है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्व शक्ति। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता। प्रदीप्त का मान निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्त का माप जो है किसका उपयोग करके किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर। प्रदीप्त का माप किसका उपयोग करके किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर। आवेग का मात्रक है, आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? आंसर हो जाएगा कार्य का, ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा और कार्य का इकाई जूल होता है। इसको मिलान करना है, तो देखिए मिलान करना है इसमें। त्वरण का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन। कार्य का हो जाएगा जूल। और आवेग का हो जाएगा न्यूटन गुना सेकेंड। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोणीय विस्थापन की मात्रा है। कोणीय विस्थापन की मात्रा क्या है? कोणीय विस्थापन की मात्रा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन, ऑप्शन नंबर ए। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर ऑप्शन नंबर डी, 1/10⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 जूल किसके बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। पास्कल इकाई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब का। पास्कल इकाई है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब का। कैंडेला मात्रक है किसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला मात्रक है, आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 38 है, पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है, इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी का। पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक।
अदिश राशि का उदाहरण है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान यानी टेम्परेचर। अदिश राशि का उदाहरण है, अदिश राशि का उदाहरण है तापमान यानी टेम्परेचर। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है? निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग, त्वरण और बल। तीनों को जो तीनों है जो सदिश राशि है। वेग, त्वरण और बल तीनों सदिश राशि है। सदिश राशि का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल आघूर्ण। सदिश राशि का सदिश राशि का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 4 है, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यकता सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिणामों के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। दो सदिश के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होता है? दो सदिश के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या तो सदिश हो सकता है या अदिश भी हो सकता है। दो सदिश के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या हो सकता है? तो सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। अदिश गुना अदिश करेंगे तो क्या आएगा? आंसर होगा अदिश ही आएगा। अदिश राशि गुना अदिश राशि करेंगे तो अदिश राशि आएगा, जबकि सदिश गुना सदिश करेंगे तो सदिश भी आ सकता है और अदिश भी आ सकता है, लेकिन अदिश गुना अदिश करेंगे तो अदिश ही राशि आएगा। समानांतर चतुर्भुज के नियमन मूलतः कितने परिणामों की गणना के लिए प्रयुक्त की जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बल। समानांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त की जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बल के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी सदिश का घटक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदिश के परिणाम के बराबर या उससे कम। किसी सदिश का जो घटक होता है सदिश के परिणाम के बराबर या उससे कम। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है? चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यानी चाल को दर्शाया गया है एस से, दूरी को दर्शाया गया है डी से और समय को दर्शाया गया है टी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाल बराबर दूरी बटा समय। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु। क्वेश्चन नंबर 4 है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, में शून्य त्वरण हो। तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। जब वस्तु में शून्य त्वरण होगा तो तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर वेग समरूप है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। किसी पिंड का विस्थापन जो है समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का वेग समरूप है।
पिंड का जब वेग समरूप होगा तो विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है किसके? आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय के वर्ग के। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय के वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 kg के वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाते हैं, प्राप्त त्वरण निम्न में से क्या होगा? इसका जब बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक भीड़ भाड़ वाले सड़क पर एक बस की गति डैश का उदाहरण है। एक भीड़ भाड़ वाले सड़क पर एक बस की गति जो है किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा असमान गति का। एक भीड़ भाड़ वाले सड़क पर एक बस का गति जो होता है असमान गति होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि वेग समय का ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो? आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, वस्तु नियत वेग से चल रही है। यदि वेग समय के ग्राफ में समय अक्ष का समानांतर हो, समय जो है अक्ष के समानांतर होगा तब क्या होगा? तो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, वस्तु नियत वेग से चल रही है। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी और सी जो है शून्य त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिति और समय के बीच को संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण जो है समय, स्थिति और समय के बीच को संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेग। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग के रूप में। वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा त्वरण। वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय को त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा कार का वेग निरंतर बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका त्वरण जो होगा शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और उस किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी और विस्थापन। डैश का उपयोग
एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दूरी और विस्थापन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करते हैं। वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। वेग और समय का जो गुणनफल होता है वह विस्थापन को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन भी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 होगा। विस्थापन की परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है। विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग। विस्थापन की परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे डैश कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो है पिछला बार ग्रुप डी में पूछा गया था। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल से असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल से असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके समानुपाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी के पावर 3/2 के। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब एक परिवेक्षण के सापेक्षित समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती रहती है तो उसे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहा जाता है कि वह गतिशील है। जब एक परिवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती रहती है तो उसे कहा जाता है कि वह गतिशील है। ऑप्शन नंबर बी। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की गति लगातार बदलती जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह गतिशील है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश के प्रति इकाई समय के हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग। किसी वस्तु के त्वरण इसके वेग के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रक है? वेक्टर यानी सदिश राशि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेग यानी वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 27 है, फेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। फेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। क्वेश्चन नंबर 28 है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ
समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग समय ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, शून्य त्वरण का अर्थ है। शून्य त्वरण का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु का वेग स्थिर हो। शून्य त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का जो वेग है वह स्थिर हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है। धनात्मक त्वरण का जो अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु का वेग बढ़ रहा है। धनात्मक त्वरण मतलब वस्तु का वेग बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गति का दूसरा समीकरण। गति का जो दूसरा समीकरण है वह है ऑप्शन नंबर डी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में जो होता है समान त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी। दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोई पिंड भी के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड की गतिशील क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदलते हुए त्वरण से। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है बदलते हुए त्वरण से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बदलते हुए त्वरण से। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी वाहन की गति माप यंत्र बदलता है उसकी। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्क्षणिक चाल। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी तत्क्षण चाल। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी तत्क्षण चाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v बराबर u प्लस ए टी। यह जो v बराबर u प्लस ए टी है यह गति का प्रथम समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर डी, -u। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब। किसी पिंड का जो वेग है समरूप कहा जाता है जब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेग के मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक समान वृत्तीय गति में
इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, चाल अचर और वेग चर होता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल जो होता है अचर होता है, अचर मतलब बदलते रहता है, लेकिन वेग जो होता है चर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वेग भी से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी तक अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। भी वेग से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित में से करना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए, यह दोनों काम उसे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण समरूप है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। कोई पिंड है जिसका विस्थापन जो है समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, त्वरण समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय के वर्ग का। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय के वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 44 है, मोटर गाड़ी ए और बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पूरी दूरी तक एक की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली। पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा जो है बी अधिक वेग से चली। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक समान त्वरण। निम्नलिखित ग्राफ जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण। क्वेश्चन नंबर 46 है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की, सही आंसर हो जाएगा शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक वस्तु असमान वेग के साथ समान त्वरण से गतिमान है, तब एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। वेग और समय का जो ग्राफ होगा वह रेखीय होगा। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण के साथ गतिमान है तब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, d²s/dt²। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है। एक कण जो है एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका त्वरण शून्य होगा। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका त्वरण शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का जो त्वरण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण शून्य होता है। मंदता का अर्थ क्या होता है? मंदता का अर्थ डैश त्वरण है। मंदता का अर्थ जो होता है ऋणात्मक त्वरण है।
मंदता का अर्थ होता है ऋणात्मक त्वरण है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु की डैश होगी, ऑप्शन नंबर बी एक समान त्वरण होगा। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु की एक समान त्वरण होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्वरण। त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। त्वरण जो है एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन का माप है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल, आंसर हो जाएगा सी पश्चिम दिशा में लगेगा, पीछे की दिशा में लगेगा। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चालमान है, पीछे की पहिए का जो घर्षण बल है वह पश्चिम दिशा में यानी पीछे की दिशा में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है तो गति क्या होगा। यदि वेग समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समानांतर है तो गति होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक समान। क्वेश्चन नंबर 56 है, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों में से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल समान। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय का ग्राफ क्या होगा। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय का ग्राफ क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर है, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परवलय। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर प्रक्षेप्त गति के प्रसार का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर होता है तो प्रक्षेप कोण क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 है, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। चिमटा जो है किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 2 है, मशीन की दक्षता होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100% से कम। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह भार W है और प्रास P है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी W/P यानी भार बटा प्रास। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। यांत्रिक लाभ के लिए सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भार बटा आयास। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तराजू। क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चालयान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम दिशा में लगेगा यानी पीछे की ओर लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है,
उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास गुना एक्सीलरेशन, यानी F बराबर हो जाएगा ma। यह F बराबर ma जो होता है न्यूटन के दूसरा नियम से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो पिंड के बीच बल सदैव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होगा। दो पिंड के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नियम। तीसरा नियम ही कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 6 है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिर को बदलती है या बदलने का प्रयास करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गति की स्थिरता को बदलती है या बदलने का प्रयास करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश ना लगे। जब कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश बल ना लगे। आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी, कोई बल ना लगे, यानी जब तक कोई बल नहीं लगेगा वह एक समान गति से गति करता रहेगा। यह न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, झूले पर बैठी लड़की की गति डैश होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्त गति। झूले पर बैठे लड़की की जो गति होता है वह आवर्त गति होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? आप लोग को अभी हम बताएं कि तीसरा नियम जो है कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल जो है अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विस्मयक तृतीय नियम का व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा रॉकेट लॉन्च करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम का है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष कब था? न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1687 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यात किया जाता है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन की गति का पहला नियम। बल का परिभाषा न्यूटन की गति का पहला नियम से प्राप्त होता है, जबकि दूसरा नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी वाले को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 न्यूटन के बल से। क्वेश्चन नंबर 19 है, गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, संवेग से। गति का दूसरा जो नियम है वह संवेग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ते हैं ताकि वह डैश का जड़त्व उसके लंबी छलांग लेने में मदद करे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गति। एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ते हैं ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेज पर रखी पुस्तक का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है? मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व के कारण। मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर जड़त्व के कारण हटता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अविचलित वस्तु के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं? अविचलित वस्तु के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व। ये सब जो है न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का भी नियम कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। यह सब जो है वह न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइजैक न्यूटन के द्वारा। जड़त्व का जो नियम है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तित या प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का दे या खिंचाव क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल। क्वेश्चन नंबर 28 है, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है? समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है
तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के नियम का। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के वजन के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दोनों वस्तु के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? दो वस्तु के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इसका परिस्थिति का व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा रहता है। यदि वह नाव के तट की ओर चलता है तो नाव, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक में कभी अकेली नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल हमेशा अकेले नहीं होता है। क्वेश्चन है 35, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ग्रुप डी में यही सब फार्मूला छोटा छोटा पूछा जाएगा, आप लोग को ध्यान रखना है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिंचाव बल। अगर खींचेंगे तो उस पर जो लगेगा बल उसको खिंचाव बल कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य या दृढ़ता। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल दो वस्तु के मध्य परस्पर क्रिया होता है। बल जो है दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य नहीं किया गया है? निम्नलिखित में निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान बल। क्वेश्चन नंबर 44 है, खींचने
का एक उदाहरण है, खींचने का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वज फहराना। क्वेश्चन नंबर 44 है, खींचने का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वज फहराना। क्वेश्चन नंबर 45 है, कभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या होता है? सभी बलों में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाण और दिशा दोनों। परिणाम और दिशा दोनों, क्योंकि बल जो है एक सदिश राशि है। सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाले कुल बल डैश होती है। आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल वायरिंग से घर्षण कम होता है। यह बहुत गलत कहा गया है। तो देखिए इसका चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति को विरोध करता है। यह बात सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। यह भी बात सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। यह भी बात सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है यह बात गलत है कि रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। यह बात गलत है और मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 49 है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं को परिणाम स्वरूप डैश होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण। क्वेश्चन नंबर 50 है, गति का द्वितीय नियम प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशाओं में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, घर्षण बल डैश कार्य करती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बल के दिशा के विपरीत। घर्षण बल जो है बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जाता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य सिद्धांत पूरी तरह से मैकेनिकल थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, गति का
गति का प्रसिद्धि नियम डैश ने दिया था? आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन के दर डैश के समानुपाती होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लागू बल के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। यह बात गलत है, क्योंकि जब एक बस अचानक रुकती है तो जो बस में बैठा यात्री होता है उसको आगे की ओर झटका लगता है। ठीक है, अब आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। यह बात सही है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो वह कुछ समय तक घूमता रहता है। यह भी बात सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। यह भी बात सही है। अगर रुकता है तो आगे की ओर झटका लगता है, लेकिन अगर विश्राम में खड़ा है और चलेगा तो उसे पीछे की ओर झटका लगेगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 66 है, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदर्शित करता है? गति का जो तीसरा नियम है ऑप्शन नंबर ए, स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल के प्रभावों को समझने में सहायता करता है। यानी न्यूटन के दूसरा गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, तो हम अगला वीडियो भी ज़रूर लाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।